एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। भारतीय राजनीति में भाषा की ऐसी गिरावट शायद पहले कभी नहीं देखी गई होगी। ऊपर से नीचे तक सड़क छाप भाषा ने अपनी बड़ी जगह बना ली है। यह ऐसा समय है जब शब्द सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके दुरुपयोग की घटनाएं लगातार जारी। राजनीति जिसे देश चलाना है और देश को रास्ता दिखाना है, वो खुद गहरे भटकाव की शिकार है। लोग निरंतर अपने ही बड़बोलेपन से ही मैदान जीतने की जुगत में हैं और उन्हें लगता है कि ये टीवी समय उन्हें चुनावी राजनीति में स्थापित कर देगी। पहले एक आध लोग थे, आजम खान, मायावती और आदित्यनाथ थे। आज सब इन्हें हटाकर खुद को उनकी जगह स्थापित करना चाहते हैं। केंद्रीय राजनीति के सूरमा हो या स्थानीय मठाधीश, कोई भाषा की शुचिता का पालन नहीं करता दिखा। जुमलों और कटु वचनों ने जैसी जगह मंचों पर बनाई, उसे देखकर हैरत होती है। बड़े पदों पर आसीन राजनेता भी चुनावी मोड़ में अपने पद की मर्यादा भूलकर जैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना समय करेगा। लेकिन इतना तो यह है कि यह समय राजनीति भाषा की गिरावट का समय बन चुका है। आलोचना, विरोध, षड्यंत्र का अंतर भी लोग भूल गए हैं। आलोचना अगर स्वस्थ तरीके से की जाए, अच्छी भाषा में की जाए, तो भी प्रभाव छोड़ती है। अच्छी भाषा में भी कड़ी से कड़ी आलोचना की जा सकती है। लेकिन इस टीवी समय में राजनेता की मजबूरी कुछ सेकंड की बाइट में बड़ा प्रभाव छोड़ने की रहती है। ऐसे में वो कब अपनी राह से भटक जाता है, उसे खुद भी पता नहीं लगता। भाषा की गिरावट का ये दौर आने वाले समय में भी रुकने वाला नहीं है। टीवी से सोशल मीडिया, फिर मोबाइल, टीवी तक ये गिरावट जारी ही रहने वाली है। हमारे समय का संकट ये है कि राजनीति में आदर्श हाशिए पर है। शुचिता और पवित्रता के सवाल राजनीति में बेमानी लगने लगे। जिनकी वाणी पर देश मुग्ध रहा करता था, ऐसे राजनेता न सिर्फ खामोश हैं, बल्कि काल के प्रवाह में अप्रासंगिक भी लगने लगे। संसद से लेकर विधानसभाओं तक में बहस का स्तर गिर रहा है। नेता सदनों से बाहर जा रहे हैं और मीडिया पर सारी जंग लड़ने पर आमादा है। ऐसे कठिन समय में राजनेताओं, राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्लेषकों को नई राह तलाशनी होगी। उन्हें एक नया पथ बताना होगा जिसमें स्वस्थ संवाद की बहाली हो। आपको बताते हैं कब कब देश के नेताओं के बोल बिगड़े। इन नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन मुझे आजम खान, आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव से पहले शरद यादव याद आ रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं पर टिप्पणी की। शुरुआत अगर शरद यादव से ही करें तो उन्हें जैसे इसमें महारत हासिल है। ये शरद यादव ही थे जिन्होंने जून 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस में कहा था, इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं, हमारी मतलब ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी। 20 साल बाद 2017 में उनका बयान कुछ यूं था, वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट एक बार बिक गया तो देश और सूबे की इज्जत चली जाएगी। इतना ही नहीं, शरद यादव संसद में औरतों की रंग और शरीर की बनावट पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूके। उनका बयान दिखाता हूं, आपको सुनाता हूं। दक्षिण की महिला जितनी खूबसूरत होती है, जितना उसकी बॉडी देखने में हाथ से शरीर की बनावट बताते हुए वो नृत्य जानती है, मैं तो उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूं। इस बीच सांसदों के ठहाके सुने जा सकते थे। वैसे इन तमाम बयानों के बीच ये बताते चले कि शरद यादव को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है। चुनावी रैलियों में अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में महिलाओं को निशाना बनाया जाता रहा है। 2012 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में उन्होंने कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। पलटवार करते हुए शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा था, मोदी जी मेरी पत्नी 50 करोड़ की नहीं बल्कि अनमोल है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप किसी के प्यार के लायक नहीं हैं। 2012 में दिसंबर गैंगरेप के बाद दिल्ली में औरतों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इन प्रदर्शनों पर भी राजनेता टिप्पणी करने से नहीं चुके।
पश्चिम बंगाल के जांगीपुर से कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कथित रूप से कहा था, दिल्ली में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार के विरोध में प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही छात्राएं सजी सवरी महिलाएं हैं जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हाथ में मोमबत्ती जलाकर सड़कों पर आना फैशन बन गया है। ये सजी सवरी महिलाएं पहले डिस्कोटेक में गईं और फिर इस गैंगरेप के खिलाफ विरोध दिखाने इंडिया गेट पर पहुंची। हालांकि इसके बाद अभिजीत मुखर्जी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांग ली थी। फिल्मों में नाचने वाली भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए थे। इन्हीं जया बच्चन को सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। अभिमान, 1084 की मां, कोशिश, कोरा कागज जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए और भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन 2018 में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में फिर से नामांकित किया गया तो नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली बताया। जिस समय अग्रवाल ने यह बयान दिया था तो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को एक बार फिर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें, जया बच्चन अकेली अभिनेत्री और सांसद नहीं है जिन्हें लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया। 2012 में गुजरात चुनावों के नतीजों पर चल रही एक टीवी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने हद ही पार कर दी। उन्होंने स्मृति ईरानी को कहा था, कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थीं और आज आप राजनीति सिखा रही हैं। बाद में आलोचना होने पर संजय निरुपम ने सफाई देते हुए कहा था कि लोग केवल एक टिप्पणी को ना देखें और अगर संदर्भ समझना हो तो पूरा कार्यक्रम देखें। महिला राजनेताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले नेताओं में हर पार्टी के लोग हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या रजत, क्या जदयू। 2012 में एक चुनावी रैली चल रही थी तो सीपीआईएम नेता अनीसुर रहमान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर बात कर रहे थे। उनका बयान था कि प्रताड़ित महिलाओं को शायद न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कार की कीमत तय की हुई है। उनका कहना था, हम ममता दीदी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कितना मुआवजा चाहिए, बलात्कार के लिए कितना पैसा लेंगी। महिलाओं पर विवादित बयानों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। मसलन मुलायम सिंह का बलात्कार पर बयान कि लड़कों से गलती हो जाती है और इसके लिए उन्हें मौत की सजा नहीं देनी चाहिए, या सांसद साक्षी महाराज की टिप्पणी कि हिंदू महिलाओं को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसे बयानों के बावजूद अक्सर ये राजनेता हल्की फुल्की फटकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेपिंग करते नजर आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बनाने की कोशिश, और साथ ही ये संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना सामान्य बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शायद इसलिए कहते थे, लोकराज लोक लाज से चलता है, लेकिन हमने देखा उनके अनुयायियों ने लोक लाज की सारी सीमाएं तोड़ दी। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी हमें चेताते हैं कि अगर राजनीतिक दल गलत उम्मीदवारों को आपके बीच भेजते हैं तो राजनीतिक दलों की गलती ठीक करना जनता का काम है। वे पॉलिटिकल डायरी नामक पुस्तक में लिखते हैं, कोई बुरा उम्मीदवार केवल इसलिए अपना मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वो किसी अच्छी पार्टी की ओर से खड़ा है। बुरा बुरा ही है और दृष्ट वायु की कहावत की तरह वो कहीं भी और किसी का भी हित नहीं कर सकता। पार्टी के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा या नेक नियति बरतते हुए भी वो निर्णय में भूल कर गया होगा। लेकिन ऐसी गलती सुधारना उत्तरदायी मतदाता का कर्तव्य है। आज जबकि राजनीति के मैदान में कीचड़ से सने हैं तो भी हमें इसकी सफाई के लिए कुछ जतन तो करने ही होंगे। चुनाव एक अवसर होता है जब राजनीतिक दलों और राजनीति के शुद्धिकरण की सोच रखने वालों को इसकी शुचिता पर सोचना ही चाहिए। ये पहल हमने आज नहीं की तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।